नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हिंदी फिल्म 5 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस बीच आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म निर्माण का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्म नीति के तहत हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है ताकि अधिक से अधिक निर्माता निर्देशक उत्तराखंड की धरती पर फिल्म निर्माण करें और राज्य के युवाओं को रोजगार और मंच प्राप्त हो। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर कुणाल शमशेर मल्ला, कलाकार संजय मिश्रा, विजेंद्र काला, ऋषभ खन्ना, भुवन खन्ना और दीपक राज राणा मौजूद थे। और आगे बढ़ेंगे जहां 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जनपद आने को लेकर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के बहुउद्देश्य हॉल में नोडल और लाइजनिंग अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की। उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक यातायात सुरक्षा, वीआईपी मूवमेंट, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा और विद्युत आपूर्ति के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं का समय रहते और समन्वित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का चिकित्सकों की टीम के सहित मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति और वैकल्पिक जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सभी लाइजनिंग अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। ऋषिकेश के निकट मुनिकेरेती में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की और जानकी सेतु पर लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन के सहयोग से पुलिस कप्तान ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मौके पर कांवड़ियों को प्रसाद वितरित कर हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे भी लगाए। आज लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है कांवड़ यात्रा को प्रारंभ हुए और इसमें बहुत अधिक संख्या में भीड़ बढ़ती जा रही है और आगामी दिनों में और अधिक भीड़ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो इसको देखते हुए आज जितनी भी हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं कांवड़ में टिहरी पुलिस की तरफ से, उन सभी को चेक किया गया है। हमारा जो चंद्रभागा है, कैलाश गेट है, जानकी पुल पार्किंग है, जितने भी घाट है हमारे पीडब्ल्यूडी तरह सभी ड्यूटी पॉइंट्स को चेक किया गया है। वहां पर उपस्थित सभी कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि अलर्टनेस से पूरी ड्यूटी करें और आगामी आने वाले दिनों में क्योंकि भीड़ बढ़ने की संभावना ज्यादा है तो उसको देखते हुए अभी से प्लानिंग कर ली जाए। और हरिद्वार से गंगा जल को लेकर भारी संख्या में कांवड़िये अब मंगलौर से होकर अपने गंतव्य की तरफ निकल रहे हैं। मंगलौर कोतवाली के बाहर कोतवाली शांति कुमार एसएसआई और सीओ मंगलौर ने जाने वाले कांवड़ियों को फल और शरबत वितरित किए। इस मौके पर मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि श्रावण मास का महीना है और इसमें जितने भी पुण्य के काम किए जाए, मंगलौर कोतवाली की तरफ से सभी शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया, जो कि बड़ा ही पुण्य का काम है और हर व्यक्ति को इस माह में इसी तरह के पुण्य का काम किए जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि श्रावण मास का कांवड़ मेला 2025 अभी आयोजित किया जा रहा है और उसमें अभी तक जो है लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो अभी आज निकल रहे हैं। तो पुलिस का ट्रैफिक ड्यूटी के संबंध में, ऑन ऑर्डर ड्यूटी के संबंध में और अन्य सभी जो बोलों को हमारे को किसी की सुविधा
होशियारपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गुमानीवाला में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को खान टिकाव पार्किंग के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 देसी तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हालांकि मुख्य आरोपी सहित 2 लोग अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। वहीं मामले का खुलासा एसपी जया बलोनी ने कोतवाली ऋषिकेश में किया। उन्होंने बताया कि फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु और दीक्षित कुमार विशाल कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी हर्ष चौधरी ने ऋषिकेश बुलाया था। देखिए, ये 12 तारीख की घटना है। इसमें जो यहाँ के गुमानीवाला के रहने वाले वैभव रावत हैं, उनके द्वारा कोतवाली पे आकर बताया गया था कि हर्ष चौधरी जो कि जिससे पहले से इनका कुछ विवाद चल रहा है, वो अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आया और इनके ऊपर फायरिंग की। तो इस घटना के बाद से जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी और आसपास के जो चक्षुदर्शी थे इनके बारे में जानकारी की, तो ये पता चला कि ये घटना बैराज के पास हुई थी। और ये जो हर्ष है इसका और ये जो वैभव है, इनका पूर्व का कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का था। तो ये डराने के लिए अपने साथ 3-4 लोगों को साथ में लेकर आया था हर्ष। और हल्द्वानी में मानसून सीजन में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते जंगलों में रहने वाले वन्यजीव आबादी की ओर आ रहे हैं, जिसके चलते मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी सामने आ लगी। लेकिन बारिश के साथ ही सांप के काटने की भी घटनाएं सामने आई है, जिसको देखते हुए वन विभाग ने रेंज के सभी वन चौकी में एंटी स्नेक वेनम सीरम के इंजेक्शन के डोज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें से कि सांप के डसने के दौरान तुरंत इंजेक्शन माध्यम से जहर को निकाला जाएगा। पिछले 6 सालों में सांपों के काटने से 55 लोगों की मौत हुई, जबकि बताते चले कि लगातार मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सांप अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से ही जो मानव वन्यजीव संघर्ष में सांप के काटने से सबसे ज्यादा मृत्यु के प्रकरण सामने आते हैं। विगत यदि आप 5 साल में देखें तो 35 से अधिक सांप से काटने से मृत्यु की घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसी के क्रम में हमारे जो स्टाफ द्वारा जो रेस्क्यू टीमें बनाई गई हैं, जो सांप की सूचना कहीं मिलती है तो रेस्क्यू करती है। और विगत जो हमारा वर्ष है उसमें 2000 से ज्यादा सांप जो है विभाग द्वारा रेस्क्यू करके जंगल में छोड़े जा चुके हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए इस बार हमने ये किया है कि जो सांप काटने के बाद एंटी वेनम सीरम एक आता है, तो वो प्रोक्योर किए गए हैं। 50 लगभग सीरम प्रोक्योर कर लिए गए हैं और ये रेंजों में जगह जगह इसको बांट दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई सांप काटता है तो वो तत्काल विभाग से संपर्क कर सकता है और दवाई उसको उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही हमने और देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी षड्यंत्र रचने का काम कर रही है और इसके साथ ही साथ बीजेपी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने में लगी हुई है। इसके साथ ही साथ राज्यपाल से 3 बार समय मांगने पर समय नहीं मिला है। 5 घंटे का उपवास राज्यपाल के आवास के बाहर रखूंगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में बीजेपी ढोंग करने में लगी है। कांवड़ यात्रा में यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, साथ ही कांवड़ यात्रा में अराजकता फैलाई जा रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीकेटीसी को लेकर भी सवाल खड़े किए। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रतिमा जी, हमारे प्रवक्ता शिवराज कृष्ण देववान जी, माननीय सेल्फी के मीडिया सलाहकार हमारे अमरजीत सिंह जी, सभी पत्रकार बंधु, आज सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब विषय इतने ज्यादा हो रहे हैं राज्य में कि अगर हम फिर पे अलग अलग विषयों पे हम बातचीत करें तो बड़ा कठिन है। इस समय राज्य की स्थिति जो है कि जितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है, चाहे वो लड़की के संग मारपीट का विषय हो, चाहे वो गाड़ी तोड़ने का विषय हो, उनको उनके वेयरअबाउट्स निकाले जाने चाहिए, उनकी पूरी डिटेल्स निकालनी चाहिए और किससे संबंध रखते हैं ये निकाला जाना चाहिए।
एक तरफ विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एक एफआईआर हुई है श्यामपुर चौकी ऋषिकेश में, जिसका एफआईआर नंबर है 0348। मैं दोबारा बोल रहा हूं, श्यामपुर चौकी ऋषिकेश, जिसका एफआईआर नंबर है 0348, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना देश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही जानकारी देते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और सतत खेती को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह योजना कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने और किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण सुलभ कराने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी का व कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार करता हूं कि धन धान्य कृषि योजना की स्वीकृति उन्होंने दी है, जिसमें 6 वर्षों में 24,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी और जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल नाम से एक मदरसा चल रहा था, जिसमें बच्चों के बारे में दी गई जानकारी संदिग्ध पाई गई। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधम सिंह जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज किए गए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए 796 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मांगी गई थी। इसमें से 6 मदरसों में पहले पढ़ने वाले 456 बच्चों की जानकारी संदिग्ध पाई गई है और इन स्कूलों में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल कक्षा का नाम भी शामिल है। और वहीं ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित राज्य श्री चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे के प्रयास रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद पांडे के प्रयास से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किताबी पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर का ज्ञान भी अब आसानी से मिल सकेगा। रोटरी क्लब ऋषिकेश रॉयल के सहयोग से स्कूल को कंप्यूटर का एक सेट उपलब्ध हुआ है। कंप्यूटर सेट मिलने पर निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने क्लब का आभार जताया, साथ ही उनको सम्मानित करने का काम किया है। बता दें कि स्कूल में कंप्यूटर सेट देने के दौरान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि क्लब के अध्यक्ष संकेत गोयल ने उन्होंने स्कूल के छात्रों के कंप्यूटर ज्ञान देने का और कंप्यूटर उपलब्ध कराने का निवेदन किया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और स्कूल को कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया गया है। भविष्य में अन्य कंप्यूटर और अन्य सुविधाएं देने का भरोसा भी क्लब की ओर से मिला है। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने स्कूल में जो है गीता के श्लोक पढ़ाने का फरमान जारी कर दिया है, तो अब शिक्षकों ने विद्यालय में श्लोक पढ़ाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने संविधान को हवाला देकर विरोध दर्ज कराया है। SC/ST शिक्षक एसोसिएशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टमटा का कहना है कि भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ है, जिसको ऐसे हम किसी भी स्कूल में संचालन नहीं कर सकते। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(1) के तहत हम संचालित नहीं कर सकते। हमने निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया है, इस आदेश को सरकार जल्द वापस ले। 15 जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा
एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवद गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है कि भगवद गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतया आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। उक्त निर्देश संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है और सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े। माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2047 तक के विजन छत्तीसगढ़ अंजोर को तैयार किया गया है, जिसे तैयार करने में युवा, किसान, महिला, प्रबुद्ध जनों से जनसंवाद, वेबिनार और विभिन्न आयामों के जरिए सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है, जिसके तहत आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास संबंधित 13 प्रमुख थीम निर्धारित की गई है। प्रत्येक थीम अंतर्गत रणनीतियों, पहलों व प्रगति मापन संसूचकों का समावेश किया गया है। थीम्स अंतर्गत चिन्हांकित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सेक्टरवार मिशनों को लॉन्च किया जाना लक्षित है, जिसके तहत हम छत्तीसगढ़ को 2047 में इस स्थिति में पाएंगे। राज्य के जीडीपी में 15 गुना वृद्धि, कृषि जीडीपी में 11 गुना वृद्धि, उद्योग जीडीपी में 11.5 गुना वृद्धि, सेवा क्षेत्र जीडीपी में 21 गुना वृद्धि, मातृ मृत्यु दर 10 से कम, शिशुओं का बौनापन 1% से भी कम, साक्षरता दर 99.9% से अधिक, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 66% से अधिक, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 17 गुना वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां। हमारी प्रतिबद्धता है कि राज्य का हर नागरिक समृद्ध हो। हमने कहा था ना कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद
कैबिनेट पद से हटा दिया गया था। और वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इस पर जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री में हर फैसला लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र है और सभी गैरसैंण सत्र के 1 महीना बाकी है। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही सीएम धामी इसका फैसला भी ले सकते हैं और कौन संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र राज्यपाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी दायित्वों के निर्वहन में कार्मिकों द्वारा किए जा रहे कदाचार के प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित की जा रही है। और इसी क्रम में अध्यक्ष उत्तराखंड पेयजल निगम शैलेश बगोली द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन पर कार्रवाई की पेयजल निगम के अधीक्षक अभियंता सुजोत हल्द्वानी की तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सुजित कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विभाग ने काम दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता ने करीब 10 लाख रुपए लिए थे। जांच में आरोपी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही विभाग की तरफ से सुजित कुमार को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक काशीपुर के रहने वाले संजय कुमार ने इस मामले को लेकर लिखित शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में संजय कुमार ने आरोप लगाया था कि साल 2022 में सुजित कुमार तत्कालीन अधीक्षण अभियंता निर्माण मंडल देहरादून ने उनकी फर्म को विभाग में काम दिलाने और पंजीकरण करवाने का आश्वासन दिया था। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सवालिया निशान खड़े करते आई है और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भी उन्होंने समय समय पर सरकार पर लगाए हैं। ऐसे में अब जल निगम उत्तराखंड को परिवर्तन निदेशालय में भेजे गए पत्र से हलचल और बढ़ गई है। दरअसल ईडी ने प्रदेश में चल रही कुछ परियोजनाओं की जानकारी निगम में मांगी है। जानकारी के मुताबिक आराधर मथुरावाला सिविल लाइन सहित 2 अन्य परियोजनाओं के दस्तावेज ईडी ने निगम से बात की है और इस बीच वे बिना किसी दबाव में किसी भी विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी हासिल कर सकती है। देखिए, कुछ अगर जो शिकायतें कहीं से आई होंगी, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उनको कुछ अगर जो किसी चीज में कुछ गड़बड़ियां लगी हों पता तो जांच करने के लिए स्वतंत्र है। और कई दफे अभी बहुत सारी चीजें प्रदेश के अंदर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ताकत के साथ उन पर जांच भी की है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को मंदिर माला मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में बताया कि जागेश्वर धाम के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अधिक से अधिक यात्रियों की मौजूदगी के बावजूद भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। और इसी प्लान के तहत मंदिर क्षेत्र के पास की जमीन को चौड़ा किया जाएगा, जिससे कि मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन बेहतर हो सके। करें। अभी मेरी बात हो रही थी कि मास्टर प्लान में क्या क्या रखा है, तो उसको हमने सोचा है कि उस पर थोड़ा सा और चर्चा करें, एक अच्छा मास्टर प्लान बनाएं, जिससे कि जागेश्वर में रोज के आने वाले समय के अंदर जब अधिकतम यात्रियों की संख्या भी रहे तब भी कोई दिक्कत न हो। उसके लिए हमने वैकल्पिक मार्ग और जो मेन बाजार है उसको भी चौड़ा करने के लिए विशेष और परंपरागत घरों का निर्माण, ये सारी चीजें उसमें
केदारनाथ में मानसून को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि इस प्रतिबंध के बाद बेहतर मंदिर समिति अध्यक्ष के कुछ वीआईपी मेहमानों की हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने पर बवाल मच गया है, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा पूरी तरह से प्रतिबंध है तो क्या ये प्रतिबंध सिर्फ आम जनता के लिए है। बीते दिनों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की बात सामने आई, जिसके बाद जो है उड़ानों पर इस वक्त सत्ताधारी आती है। इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने समिति के अध्यक्ष का पक्ष लेते हुए कहा कि अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के ऊपर केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी है और वह जरूरी काम से ही केदारनाथ गए होंगे नहीं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष वहां की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, श्री बद्रीनाथ धाम की, श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।